नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हम देख रहे थे इकाई 10 में मुर्दइया आत्मकथा। और इसमें हमने जो है पिछले भाग में बगदाद रिटर्न, जेदी चाचा, यहाँ तक हमने देखा था। और इसके आगे का जो भी अंश है आप देखेंगे। यह सब कुछ पढ़ाई निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यही आपका मूल्य है और यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। अब जो है बहुत दिन हो गए हमारा नेट का पेपर हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ। आंसर की भी आई, उसकी भी डेट समाप्त हुई और वो भी चले गई। लेकिन अब जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट आज जो है 3 अक्टूबर है। सितंबर ही बोल रहा था मैं। 3 अक्टूबर है, तो आज नहीं तो कल कम से कम मेरे ख्याल से देखा जाए तो आज से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हमारा रिजल्ट आने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो आज आने की संभावना भी है, आज भी आ सकता है। लेकिन कहा जाए तो कभी भी नेट का रिजल्ट साइट पर अपलोड किया जा सकता है और कभी भी रिजल्ट आ सकता है। वैसे निश्चित रूप से नहीं कहा सकते, लेकिन अब आना चाहिए और अब आ ही सकेगा। तो प्रारंभ करते हैं अगले। ये कुछ कामों से हमें यहाँ वहाँ घूमना पड़ा, इसके लिए हम 2-3 दिन लेक्चर नहीं ले पाएंगे, ले ले नहीं पाए थे। और आज से जो है प्रारंभ करेंगे और आज से हर रोज़ की तरह लेक्चर आना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे चैनल पर 700 सब्सक्राइबर पूर्ण हुए हैं। यह सब आप लोगों का प्यार है, दुलार है, स्नेह है। इसके लिए हम हमारे चैनल को 700 लोगों ने सब्सक्राइब किया, यानी हमारे हिंदी नेट सेट अध्ययन परिवार में 700 लोग शामिल हो गए हैं। उन सभी का हृदय की अमीर गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अध्ययन करने में लगे हैं। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आगे भी मिले, यही कामना करते हैं। और इसके आगे हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। इन घटनाओं में, यानी किन घटनाओं में, बगदाद रिटर्न, जैदी चाचा, यहाँ से हमने देखा था। और इसके आगे आप देखेंगे इन घटनाक्रमों के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हादसा हुआ। हमारे गांव के पड़ोसी परसुपुर के पत्तू मिस्त्री, यानी परसुपुर के किसका, परसुपुर में कौन था, तो पत्तू मिस्त्री था का एक पोरका था, यानी उसका एक पोरका था। किसका? पत्तू मिस्त्री का, जो मुर्दहिया के दक्षिण दिशा में 2 फलांग की दूरी पर था। पोखरे के चारों तरफ भीड़ों पर नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ थे। पोखरे के ही पास एक विथाल मलदहिया, यानी मलदहिया आम का पेड़ था, जिस पर बहुत बड़े बड़े आम लगते थे। यानी एक बड़ा सा आम का पेड़ था और उस पर बड़े बड़े आम लगते थे। मलदहिया आम कच्चे पर भी बहुत स्वादिष्ट था। यानी मलदहिया आम जो था वह कच्चा होने के बावजूद भी वह स्वादिष्ट था। पकने के बाद स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये कच्चा भी स्वादिष्ट था। शायद उसको कमली या कलमी आम, ऐसा कुछ तो कहा जाता है, तो वो होगा। ये मलदहिया आम का नाम है, याद रखिए। मलदहिया हमें चोरी के लिए हमेशा प्रेरित करता था। यानी मलदहिया आम जो है लेखक को चोरी करने के लिए विवश करता था, क्योंकि उसके जो मीठे आम है वह चोरी करने के लिए विवश करते थे। वो मीठे आम लेखक को आकर्षित करते थे या अन्य साथियों को। उन्हीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन मैंने चिखुरी के साथ, यानी किसके साथ, चिखुरी के साथ ढेर सारा आम तोड़ने की योजना बनाई। मैं छिपते छिपते मलदहिया पर चढ़ गया और बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चिखुरी आमों को बिना बिना कर एक झोले में रखते रखते रहे। प्रचंड अकालग्रस्त गर्मी में दोपहर का समय था। उन पेड़ से करीब 250 गज की दूरी पर पत्तू मिस्त्री का घर था। यानी जो मलदहिया आम और जो मिस्त्री का घर था, पत्तू मिस्त्री का घर था, इसमें कितना अंतर था, तो 2.5 गज का अंतर था। वे वहीं से मलदहिया की तरफ देखा करते थे। चिघुरी को कभी इधर तो कभी उधर पेड़ के इर्द गिर्द आम बीनते देखकर पत्तू मिस्री आशंकित हुआ, यानी पत्तू मिस्त्री को शंका हुई होकर गालियां देते हुए लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर चिखुरी तुरंत भागकर मुर्दहिया की तरफ चले गए। मैं पेड़ पर काफ़ी ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे नहीं उतर सका। इस बात से
बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तू मिस्त्री बहुत पिटाई करेंगे, यानी आज पत्तू मिस्त्री के हाथ हम पीट ही जाएंगे, ऐसा लेखक ने मान लिया था। अंततः एक डाल पर बैठे बैठे मैंने पत्ते ढाई, यानी एक डाल पर जो पत्तेदार डाली थी उस पर वो बैठ गए। कई टहनियों से आपने आप को ढक लिया, गलती से मेरा, यानी वो टहनियों से बैठ गए और गलती से जो है लेखक का एक पैर जो है टहनी से नीचे लटक रहा था। पत्तू पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी को कमर के पीछे बेड़े बेड़े अपने दोनों हाथों से ओढ़ रहा है, यानी वो लाठी लेकर वह अपने हाथ कमर पर रखकर आम की पेड़ों के ऊपर देख रहा है। ऊपर की तरफ अन्वेषी निगाहों से देखने लगे। संयोगवश, यानी संयोग ऐसा हुआ उन्होंने मेरे, यानी संयोग ऐसा हुआ कि लेखक का जो लटकता पैर है उस पैर को उस मिस्री ने देखा, पैर को देख लिया। इसे देखते ही जय शुद्ध बाबा की, जय शुद्ध बाबा की कहते हुए पत्तू मिस्त्री पेट के बल पर जमीन पर गिर पड़े, यानी जो जय शुद्ध बाबा बोलते हुए वह पेट की बल पर जमीन के ऊपर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से अर्ध विक्षिप्त अवस्था में, यानी अर्ध बेशुद्ध अवस्था में हकलाते हुए वे जय शुद्ध बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गिरते पड़ते भागे। वे बहुत मोटे तोंदियल व्यक्ति थे, उनका पेट हौदी की तरह सामने लटकता था, इसलिए तेजी से न तो चल पाते थे और न दौड़ पाते थे। घर पहुंचकर वे बीमार हो गए, यानी घर पहुंचकर वो बीमार हो गए। एकाएक बुखार से ग्रस्त वे अनिष्टकारी कल्पना में डूब गए। इस विकराल प्रलयंकारी भय का रहस्य यह था कि उनके पोखरे पर स्थित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्ष पूर्व शुद्ध नामक उन्हीं के गांव के एक दलित दत्तुवन तोड़ते हुए, यानी दत्तुवन यानी जो दांत घिसने के लिए या दांत पहले के ज़माने में ब्रश वगैरह कुछ नहीं थे, तो वह नीम के छोटी छोटी जो टहनियाँ रहती थी वह तोड़कर उससे ब्रश किए रहते थे, दांत साफ करते थे, तो वह उसको ये कहते थे यानी कहाँ गए थे हम, यानी दत्तुवन तोड़ते हुए गिर पड़े थे। कौन दत्तुवन तोड़ते हुए गिर पड़े थे? तो जो है शुद्ध नामक, यानी जो शुद्ध नामक उन्हीं के गांव के, यानी शुद्ध नामक जो थे वह मिस्री के ही गांव का एक दलित था। दत्तुवन तोड़ते, यानी जो दांत घिसने के लिए एक वो छोटी छोटी नीम की टहनियाँ तोड़ने के लिए वो ऊपर पेड़ पर गए थे। अंततः हमारे क्षेत्र में उन्हें पोखरे का सबसे खतरनाक भूत घोषित कर दिया, यानी उसके पोखरे में, उसके इलाके में उसको ही उस इलाके का सबसे खतरनाक भूत श्रेष्ठ बता दिया था। अक्सर लोग निचंट दोपहर में अकेले पोखरे पर जाने से बहुत डरते थे। संयोगवश पत्तू मिस्त्री मेरे लटकते पैर को शुद्ध भूत का पैर समझ बैठे, यानी वह संयोग ऐसा हुआ कि जो ऊपर देखकर जो लेखक का पैर लटक रहा था उस लटकते पैर को मिस्री ने समझा कि यह शुद्ध भूत का ही पैर लटक रहा है और वह डर गया। अंततः उनकी दुरवस्था तो होनी ही थी। उनको ठीक करने के लिए उनके घर पर ओझाओं का जमघट, यानी उनको ठीक करने के लिए अनेक बाबाओं को बुलाया गया। अंत गोतवा पोखरे पर शुद्ध बाबा को उन्होंने मुर्गे की बलि तथा नीम के पेड़ की जड़ में एक बोतल शराब की आहुति देकर अपने इस भूतहे मनोरोगों से छुटकारा पाया, यानी उस शुद्ध भूत को छुटकारा पाने के लिए मिस्री ने क्या क्या किया, एक मुर्गी की बलि दी और एक बोतल उस नीम के जड़ में डाल दी, एक बोतल शराब। शुद्ध भूत की सच्चाई पर हमारी दलित बस्ती के लोग काफ़ी दिनों तक खूब चुटकी लेते हुए हंसते रहे, क्योंकि इनका पता चला कि लेखक थे वह पर। यहाँ तक कि लोग रिश्तेदारों के गांव अपने पर उन्हें भी सुना कर खूब मज़ा लेते रहे। इस घटना से उत्पन्न प्रहसन से संभवतः अकाल की भूखमरी में हमारी बस्ती के दलितों को रुक कर थोड़ी देर के लिए एक क्षणिक राहत अवश्य मिलती थी, यानी पहले से खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है, लेकिन जब भी यह लेखक की घटना याद आती थी कि वो लेखक का पैर लटक रहा है और उस मिस्री ने भूत का पैर समझकर वो बीमार पड़ गया और फिर मुर्गे की बलि चढ़ाई, एक बोतल शराब उस नीम के जड़ में चढ़ाई, तो यह सुनकर वो हंसते थे, तो थोड़ी सी जो तकलीफ थी उस तकलीफ से बाहर आ सकते थे। आज तक यही सोचता रहा कि
आम के लालच में मलदहिया पेड़ पर चढ़ा एक साधारण चोर जब वहां से उतरकर भागा तो एक खतरनाक भूत बन गया। इस घटना से बस्ती में मैं बेहद लोकप्रिय मनोरंजन का पात्र बन गया। इसी बीच गांव में कलकत्ता से एक चिट्ठी आई, यानी इसी बीच जो है गांव में कलकत्ता से एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी उस समय के हिसाब से 5 पैसे वाले पोस्ट कार्ड पर टूटे फूटे शब्दों में लिखी हुई थी। यानी उस समय में पोस्ट कार्ड की कीमत जो थी 5 पैसे थी और टूटे फूटे शब्दों में लिखी थी। प्रचलन के अनुसार डाकिया हमारे घर, यानी प्रचलन ऐसा था कि क्योंकि इनके चाचा जो थे चौधरी थे, तो और चौधरी होने के कारण दलित की कोई भी चिट्ठी आए तो पहले इनके घर आती थी। चौधरी चाचा को चिट्ठी देने आया और बोला कि मुबीदास की चिट्ठी है। यानी किसकी चिट्ठी थी? मुबीदास की चिट्ठी है। चौधरी चाचा ने कहा कि मुरबी मुरबीदास नामक कोई व्यक्ति गांव में ही नहीं है। डाकिया ब्राह्मणों की बस्ती में चला गया और अनेक लोगों को पोस्ट कार्ड दिखाया। हर एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण पोस्ट कार्ड पर लिखे लिखे पत्ते की गुनती सुलझाने में लगा रहा, किंतु मुरबीदास किसी की पकड़ में नहीं आए। यह गुनती डाकिया के लिए एक भयंकर चुनौती बन गई थी। इसका कारण यह था कि उस जमाने के डाकिया बेहद ईमानदार तथा जिम्मेदार व्यक्ति थे। यानी उस जमाने के डाकिया जो थे, पोस्ट मास्टर जो थे, वह बहुत ईमानदार थे। लेकिन आजकल के क्या कहते हैं, वो पता नहीं मिला तो चलो उसको ऑफिस में ले जाते हैं और एक कोने में फेंक देते हैं। अंत वह डाकिया मानसिक रूप से बिल्कुल उलझ गया था। पूरे गांव की फेरी के बाद डाकिया एक बार फिर दलित बस्ती में आया। यानी पूरे गांव में उसने पता लगाया और फिर से वह दलित बस्ती में आ गया था। संयोगवश हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले फेरू काका, यानी लेखक के पड़ोस में कौन रहते थे? तो फेरू काका रहते थे, याद रखिए। उनकी मुलाकात हो गई। फेरू काका ने कहा कि चिट्ठी तुलसिया को दिखाई जाए। यानी लेखक का नाम तुलसी था, तो उसने कहा कि तुलसिया को दिखाई जाए। मैं उस समय मुर्दहिया पर बहस चला रहा था। फेरू काका ने ही मुझे मुर्दहिया से जोरदार आवाज़ लगाकर बुलाया। मैं घबराया और आवाज़ लगाई, ए तुलसिया, ऐसे करके आवाज़ लगाई। और लेखक ने सुनकर ये जोरदार आवाज़ सुनी और वह घबराया हुआ आया, क्योंकि आपने नग्गल चाचा से बहुत डरता था। यानी लेखक किससे डरते थे? तो घर में नग्गल चाचा से डरते थे, याद रखिए। मन में एक आशंका थी कि कोई गलती जरूर हुई है, इसलिए बुलाया गया है। खैर घर पहुंचने पर डाकिया ने मेरे हाथ में चिट्ठी दे दी और कहा कि देख तो बेटा, ये केकर चिट्ठी है। यानी देखो बेटा, ये किसकी चिट्ठी है? देख तो बेटा, ये केकर चिट्ठी है। यानी देख बेटा, ये किसकी चिट्ठी है? उस पोस्ट कार्ड पर पता लिखे हुए हिस्से को मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा से देखता रहा। पूरा पता यूँ लिखा था, यानी पूरा पता ऐसा लिखा था, पाउबल, यानी जो लिखने वाला है वो मुरबीदास, ग्राम धर्मपुर, थाना चिरैया कोट, जिला आजमगढ़। मैं नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता और हद से ज़्यादा उलझ जाता। इस उलझन में डाकिया भी जल्दबाजी में नहीं था। यानी वो डाकिया भी कहता था कि ये किसकी है, पता लगा जाए और पहुंचाई जाए। इसलिए वह भी गुलती हल होने तक वहां रुकने के लिए तैयार था। लेकिन आजकल के डाकिया क्या करते हैं, चिट्ठी देते हैं और निकल जाते हैं। ये उसका सही पता है या गलत है, हमें पता नहीं करते। जिसका एकमात्र कारण था कि हमारे गांव का पता एकदम सही था। काफ़ी देर तक माता पंची के बाद, यानी काफ़ी देर तक सोचने के बाद, दिमाग का दही करने के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा। मेरे गांव से एक बलमू नाम के अनाथ दलित युवक बचपन में ही भागकर कलकत्ता चले गए थे। यानी लेखक के गांव के एक बलमू नाम का एक व्यक्ति था, दलित था, अनाथ था, और वो बचपन में ही गांव छोड़कर कलकत्ता चले गए थे। वे वर्षों बाद उस अकाल के बारे में सुनकर वहाँ से कौतूहलवश, यानी अकाल पड़ा है गांव में, तो यह वह सुनकर ऐसा कौतूहल लगा उनको और उन्होंने वह हालचाल लेने के लिए गाँव आए। गाँव में उनका कोई घर या ज़मीन नहीं थी। बलमू भैया हमारे घर के पास एक खाली ज़मीन पर एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी बनाकर 2 महीने पूर्व से रहने लगे थे। वे अक्सर कहते थे कि जब बारिश होने लगेगी तो कलकत्ता वापस जाएंगे, यानी बारिश होगी तो कलकत्ता जाएंगे। यद्यपि गांव में उनका कुछ भी बचा नहीं था, किंतु मुश्किल के दौर में गांव के दलितों की दुर्दशा से विचलित होकर वे सबकी खोज खबर लेने आए थे। अरे वो कलकत्ता से क्यों आए थे वहाँ?
तो वह गांव में अकाल के कारण दलित बस्ती में कैसी दुर्दशा हो रही है उसकी खबर लेने आए थे। हमेशा यह भी कहते थे कि जब सूखा से गांव वालों को राहत मिलेगी तो वापस जाएंगे। मेरा ध्यान बुरी तरह से बलमू भैया पर टिक गया। यानी बलमू भैया के लिए चिट्ठी आई थी। नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता रहा। बहुत देर बाद यह गुत्थी सुलझ पाई जब मैंने पाव बल मुरबीदास का खुलासा पावे बलमू रविदास के रूप में किया। यानी पावबल रविदास मुरबीदास का खुलासा लेखक ने क्या किया? पावे बलमू रविदास के रूप में किया। वास्तव में कलकत्ता जाकर बलमू अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिए थे। यानी किसने कलकत्ता जाकर आपके नाम के आगे रविदास जोड़ा था? तो बलमू ने जोड़ा था। याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। नाम के आगे रविदास जोड़ लिए थे। वे कलकत्ता के बेलिया घट्टा इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दलित महिला की बाड़ी में रहते थे। उसी ने बलमू रविदास का हालचाल जानने के लिए एक साधारण सी चिट्ठी लिखी थी। यानी किसने चिट्ठी लिखी थी? बंगाल से। बंगाल में वो दलित बस्ती में एक महिला थी। उसके बस्ती में रहते थे वहाँ, और उसकी देखभाल उसके हालचाल पूछने के लिए उस महिला ने वह चिट्ठी लिखी थी। बंगाली होने की वजह से बनानी दास ने पावे बलमू रविदास के बदले जोड़ मरोड़ कर पावबल मुरबीदास लिख दिया था। इस गुत्थी के सुलझते ही डाकिया बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरता और कहता। यानी वह सुलझ गया। उसकी जो उलझन थी वह सुलझ जाने के बाद वह इतना खुश हुआ वह डाकिया कि वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगा लेखक के, और फेरता और कहता रहा, खूब पढ़ी हाँ भैया। यानी खूब तुम पढ़ो इसके आगे। इस घटना के बाद पेरू काका मेरे सबसे बड़े प्रचारक बन गए। मुरबीदास का रहस्य खोलना मेरे लिए आर्किमिडीज या न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत किसी वैज्ञानिक फार्मूले से कम नहीं था। यानी उसका खुलासा करना मेरे लिए एक वैज्ञानिक के शोध की तरह था। आघात प्रशंसा मिली थी। फेरू काका गर्व से कहते रहे कि मेरे आगे गांव के सारे बामन फेल हो गए। यानी वो कौन कहता था? जो फेरू काका था, जो आवाज़ लगाकर बुलाया था, वह कहता है कि इस गांव के सारे ब्राह्मण जो है आप फेल हो गए तुम्हारे आगे। इन तमाम खट्टी मोटी यादों के बीच न जाने कहाँ से भटकता हुआ एक भूखा लमकुरिया वानर यानी काले मुंह तथा लंबी पूंछ वाला बंदर आ गया। यानी इतने में भूख के कारण कौन सा वानर आया? लमकुरियवा वानर आया, और उसका मुंह काला था और लंबी पूंछ वाला था। आ गया। हमारे पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह के बंदर का कहीं आता पता नहीं होता था, इसलिए उसका गांव में आना तरह तरह की अटकलबाजी को जन्म दी गया। यानी गांव में कभी कोई वानर बंदर नहीं आता था, तो यह आया तो लोगों में बहुत सारी बातें उत्पन्न हो गई। कोई कहता वह लमकुरियवा भूत है, तो कोई कहता हनुमान जी है। यानी कोई उस वानर को कहता था कि यह लमकुरिया भूत है, भूत के रूप में आया है, और कोई कहता था कि यह जो है हनुमान है, हनुमान जी का रूप है। किंतु गांव के सारे बच्चे और युवक उसे मनोरंजन का एक रोचक साधन समझ बैठे। क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सभी उसका पीछा करने लगे। यानी दलित हो, ब्राह्मण हो या अन्य कोई ऊंच नीच जात का हो, वर्ग का हो, सभी उस वानर के पीछे आए। उसे खदेड़ने की प्रक्रिया में इधर उधर पड़े सारे कंकड़ पत्थर साफ हो गए। चूंकि हमारे गांव में अनगिनत पेड़ तथा जंगल थे, इसलिए वह बंदर कभी किसी एक पेड़ पर तो कभी कंकड़ों पत्थरों की बौछार से ऊपर उब कर दूसरे पर छलांग लगाता है। यानी पेड़ ज़्यादा थे, यहाँ से वहाँ से वहाँ पेड़ों पर वो छलांग करता रहा। शीघ्र ही कंकड़ों पत्थरों का जुलूम भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ चल पड़ता। बीच बीच में बंदर गुस्सा होकर चिचियाने लगता था। उसका यह चिचियाना मनोरंजक की आग में घी का काम करने लगा था। परिणाम स्वरूप कुछ और कंकड़ पत्थर उसे अपने निथाने पर ले लेते थे। वह घंटों तक गांव की अनेक दिशाओं में स्थित विभिन्न पेड़ों पर भागता रहा। क्योंकि जहाँ परीक्षा में पूछा जाने योग्य है वहीं पर मैं विश्लेषण करूंगा, अन्यथा मैं पढ़ते चलूंगा। अंत गोतवा भागते हुए वह बम्मन बाबा
बरम बाबा के चोर के पास स्थित एक विथाल विथाल यानी विशाल विथाल आम के पेड़ पर चढ़ गया। वह सबसे ऊपर की टाली पर बैठ गया जहाँ पत्थरों का पहुंचना कठिन था। यानी वह कहाँ गया अंतिमतः, वो वानर या बंदर बरम बाबा के चोरी के पास एक विथाल यानी विशाल पेड़, आम का पेड़ था। उस पेड़ पर ऐसे जगह पर जा ऊंची टहनी पर जाकर पहुंचा जहां पर किसी का पत्थर न आ सकता, क्योंकि ये पत्थर मार सारे योद्धा भी थक चुके थे। अंत में बसु पांडे अपनी अपनी बंसवार से एक लंबा बांस कटवाकर उसकी लग्गी बनाकर बंदर को खोदने लगे। यानी किसने, एक जो बंसु पांडे जो था उसने एक लंबा सा बांस तोड़ा और उसको बांस ऐसे ऊपर करके एक उस बंदर को भगाने लगे। इस नए हथियार से वह बिल्कुल घबरा गया। वह चिल्लाता हुआ रौद्र मुद्रा में पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया और गांव के पश्चिम स्थित ताल को भागा। यानी वह जमीन के नीचे उतरा और पेड़ से नीचे उतरा और पश्चिम दिशा में जो ताल था उसकी तरफ भाग गया। सैकड़ों का जुलूम भी उधर ही मुड़ गया। इस जुलूम में मैं भी शामिल था और मेरे पास कई कंकड़ पत्थर भी थे। देखते ही देखते घबराहट में वह बंदर ताल के पानी में कूद गया और तेजी से तैरकर बहुत दूर चला गया तथा सारा हुजूम ताल के किनारे पत्थर लिए उसे आँखों से दूर ओझल होते बिलोकता रहा। लोग हारे हुए जुआरी की तरह घर वापस आए। यानी लोग हार गए क्योंकि वो बंदर नहीं मिला, लेकिन वो मिलता तो वो मार डालते थे। इस बंदर कांड के बाद जेठ महीने की सुलझा देने वाली गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। यानी जो उसके बाद जो बंदर भाग गया और फिर जो जेठ महीना था वह गर्मियों में रहता है, तो गर्मी के दिनों में यह महीने की अंतिम चरम सीमा थी, समय होने था और गर्मी जो है बढ़ती है। आषाढ़ के आने पर स्कूल खुलने वाले थे। यानी आषाढ़ यानी जुलाई में आता है आषाढ़ माह, तो वह तब है स्कूल खुलते हैं आज भी। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का विकराल दानव अनिश्चितता की स्थिति में मेरे सामने आने लगा। यानी 5वीं कक्षा के बाद पढ़े या न पढ़े यह उलझन थी। कोई रास्ता मिल जाने की तलाश में मैं अपने ननिहाल आजमगढ़ के प्रसिद्ध गांव तरवा चला गया। यानी लेखक का ननिहाल, लेखक के मामा का गांव कौन सा था, तो तरवा था, याद रखिए। वहाँ वह चली गई, कोई आगे की पढ़ाई के लिए कोई रास्ता चला गया। आज तरवा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह के भूतपूर्व संकटमोचन ठाकुर अमर सिंह भी उसी गांव के रहने वाले हैं। यानी आज वर्तमान में जो है तलवा किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वर्तमान में भारतीय राजनीति में जो मुलायम सिंह हैं उनके भूतपूर्व संकट मोचन ठाकुर अमर सिंह जो है उनका गांव था। जिस समय मैं अपने ननिहाल पहुंचा, शायद अमर सिंह भी उस समय 5वीं पास रहे होंगे। यानी जब लेखक 5वीं पास हो गए तब अमर सिंह भी 5वीं कक्षा पास रहे होंगे। यानी समकक्ष मानते हैं। हमारे नाना के घर के ठीक सामने मुश्किल से एक फलांग की दूरी पर तरवा थाना स्थित था। यानी लेखक के मामा के घर के कुछ एक फलांग की दूरी पर तरवा थाना मौजूद था। एक विथाल बिल्डिंग थी जिसका रंग लाल था। यानी विथाल का मतलब विशाल, एक विशाल यानी बड़ी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग का कलर कैसा था, लाल था, याद रखिए। दूर से देखने में ही डरावनी लगती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस थाने को फूंकने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात, यानी जो तरवा गांव था, तरवा गांव में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। याद रखिए, पूछा जा सकता है। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। बाद में चलकर जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आया। यानी जब इंटरमीडिएट में लेखक पढ़ रहे थे तब वह तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आए, पहचान हो गई। उनका भी मेरे ऊपर गहन प्रभाव पड़ा था। उस समय तरवा थाने से बहोरीपुर की तरफ सड़क बनाने का काम चल रहा था। तरवा के अनेक दलित मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। उनमें मेरे राम शरण मामा भी शामिल थे। यानी जो तरवा से बहोरीपुर
की तरफ सड़क का काम चल रहा था। उसमें बहुत सारे दलित लोग जो है काम कर रहे थे, और उस काम करने में लेखक के जो मामा थे, उन उसके मामा का नाम क्या है, लेखक के राम शरण मामा भी शामिल थे। उस दिनों एक बैलगाड़ी भर भर अंकटा खोद कर रखने की मजदूरी 4 आने हुआ करती थी। अंकटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता था, यानी अंकुट अंकटा का मतलब क्या है, तो अंकटा का मतलब होता है अधूरा पत्थर है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में जो हमारा पेपर हुआ था नेट में, उसमें इस आत्मकथा के अंदर से प्रश्न और शब्द और शब्दों के अर्थ, जैसे डांगर, पसकरई, ऐसे पूछे गए थे। तो याद रखिए, अंकटा का मतलब अधूरा पत्थर होता है, याद रखिए, जो सड़क बनाने के काम आता है। उन दिनों अंकटा कहीं भी मिल जाता था। मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ दिन तक अंकटा की खुदाई करके खुद पैसा इकट्ठा करूं, जो आगे की पढ़ाई में काम आ सके। वास्तव में वह चार चार आना उस समय एक बड़ी कमाई माना जाता है। उस समय में 4 आना एक बड़ी कमाई मानी जाती थी। मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए थाने पर गया। कार्यस्थल पर पता चला कि मेरे जैसे बच्चों से सिर पर टोकरियों में भरकर अंकटे को बैलगाड़ी में रखने का काम लिया जाता है। यानी फिर लेखक वहाँ गए तरवा में, और जाने के बाद मामा के साथ काम पर गए, तो वहाँ जाकर पता चला कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ जो पत्थर होते हैं, अंकटे होते हैं, वह टोकरी में भरकर बैलगाड़ी में डालने का काम ही बच्चों से लिया जाता है, जिसके बदले उन्हें सिर्फ 1 आना मजदूरी दी जाती थी। यानी बच्चों को सिर्फ 1 आना मजदूरी दी जाती थी। चूँकि अंकीटा ज़मीन में 5-6 फीट नीचे मिलता था, इसलिए बड़े मजदूर ही उसकी खुदाई कर सकते थे। यानी अंकटा कितने 5-6 फीट की गहराई में मिलता था। अंततः नगद मजदूरी की मेरी यह कल्पना हमेशा के लिए अधूरी छूट गई। मैं हताश रह गया। लगभग 15 दिन तक ननिहाल में रहकर मैंने अपने नज़ारे देखे, या अपने, यानी वहाँ पर लेखक ननिहाल में कितने दिन रहे, 15 दिन रहे, और जो नज़ारे थे वहाँ देखे। मेरे नाना के गांव के दलितों में एक खानदानी परंपरा यह थी कि जेठ के महीने में हर हर साल वर्षा की पूर्व संध्या पर लोग बारी बारी से सुअर भात की दावत देते थे। यानी वह लेखक के, यानी तरवा, यानी लेखक के मामा के गांव में यह परंपरा थी कि जेठ माह में जो वर्षा होने से पूर्व, यानी बारिश होने के पूर्व, हर रोज सुअर भात की दावत दलित लोग देते थे, तथा सारे लोग एक साथ बैठकर खाते थे। उन 15 दिनों में लगभग रोज ही ऐसी दावतों में मैं शामिल हुआ। यानी 15 दिन तक ऐसी दावतें हुई, और 15 दिन में लेखक भी उसमें शामिल होते रहे, और सुअर भात खाने में मजा लेते रहे। वास्तव में हर दावत में स्थानीय देवी देवताओं को सुअर की बलि दी जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था कि भविष्य में किसी तरह की अनहोनी को रोकना। यानी क्यों सुअर भात की दावत दी जाती थी, देवी देवता को सुअर की बलि दी जाती थी, क्योंकि जो आगे चलकर कोई अनहोनी न हो, संकट न आए, इस साल भी वर्षा अच्छी खासी हो, बारिश अच्छी हो, ये बलियाँ गाजे बाजे के साथ दी जाती थी। यानी बलिया जो है, ये बलि देने का कार्यक्रम जो था, वह गाजे बाजे यानी बैंड बाजा लगा कर दिया जाता था। नाना के ही एक पट्टीदार धूरा दफला बजाने में माहिर थे। यानी लेखक के मामा के गांव के या नाना के बिरादरी में एक, उनका नाम क्या है, घूरा दफला। घूरा जो था वह दफला बजाने में माहिर था। यानी घूरा उसका नाम है, और दफला बजाने में माहिर था, याद रखिए। वे करीब 3 फीट गोलादार चौड़ाई वाले बिथाल दफले को अपने कंधे पर रसीली से टांग कर पेट पर खड़ा कर लेते, और फिर दोनों हाथों में लकड़ी लेकर अंधाधुंध उसे बजाने लगते थे। बलि देते समय सुअर चिंगाड़ता हुआ चिल्लाता, यानी बलि देते समय जो है सुअर चिल्लाता था, और वे उतनी ही तेजी से दपले की धुंध छेड़ते रहे। बलि समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते वे अपने दोनों पैरों को बड़ी फुर्ती से आसमान में उछालकर कलैया मार जाते थे, किंतु दफले का वादन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता था। वैसा उन्मादी दफलची मुझे कहीं और नहीं मिला। तरवा में मैंने इस दफलची कला तथा सुअर भात की दावत का खूब मज़ा लिया, किंतु आगे की पढ़ाई वाली चिंता जो बनी रही। इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय मैं नाना के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे कई अन्य लोगों के साथ
सोता था। यानी ना लेखक के नाना के घर के सामने कौन सा पेड़ था? नीम का पेड़ था, याद रखिए। सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगने लगी थी, जिसका कारण यह था कि उन दिनों चारों तरफ सेंध मार चोरों का बड़ा आतंक था और कोई न कोई चोर रोज ही थाने में पकड़ कर लाया करता था। थाने का दारोगा लगभग लगभग हर रोज ही रात के सन्नाटे में ऐसे चोरों को गिरफ्तार करते थे। थाने की छत पर ले जाकर बहुत मारता था। ये चोर मार से कहराते हुए बहुत जोर से चिल्लाते रहते थे, यानी उसको मारते थे और मारते समय चोर जो है चिल्लाते थे। मैं उनकी चिल्लाहट से न सिर्फ डर जाता था, बल्कि अत्यंत संवेदनशील हो उठता था। नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाने का दारोगा बड़ा खूंखार ठाकुर है। वह चोरों को सुस्ती खिला खिला कर मारता है। फिर वे विश्लेषण करने लगते कि सुरती खाने से दर्द कुछ कम महसूस होता है। सुरती खाने से दर्द थोड़ा सा कम महसूस होता है। सुरती खिलाकर की जाने वाली चोरों की मार मुझे और भी विचलित कर देती। परिणाम स्वरूप पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घृणा भी करने लगा। इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति एक व्यक्ति थानेदार की मार से एकाएक जोर जोर से रोने लगा, किंतु अगले ही क्षण वह एकदम शांत हो गया। यानी एक रात ऐसा हुआ कि पुलिस उसको मार रहे थे, एक व्यक्ति को, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा था और चीख चीख कर वह एकदम शांत हो गया। रोने की कराहत तथा शीघ्र ही रहस्यमयी चुप्पी से सभी लोग अचंभित थे। यानी एकदम आवाज़ शांत हो गई, कोई आवाज़ नहीं, एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग जो थे वह अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि क्या हुआ होगा। इसके बाद उस रात को थाने की छत से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह दो सिपाही तरवा की उस दलित बस्ती में आकर सबको चेतावनी देते हुए कहते रहे कि थाने के दारोगा या किसी के बारे में किसी से कुछ भी न कहे, वरना सबको सुरती खिलाई जाएगी। यानी वह फिर उसके बाद जो पुलिस थाने के जो दारोगा है, वह पुलिस कर्मी है, सिपाही है, वहाँ आकर दलित बस्ती में चुनौती देते गए थे कि इसके बाद थानेदारी कुछ भी पूछेगा तो कुछ दारोगा को मत बताइए किसी के बारे में। पुलिस की यानी वह, क्योंकि वो सुर्ती बहुत खिलाई जाती थी सबको, का मतलब था प्रलय। यानी सुस्ती का मतलब क्या था कि प्रलय हुआ यह था कि थाने की छत पर मार खा खा कर एक मुजरिम नीचे गिर गया। यानी हुआ ऐसा था कि एक मुजरिम को थाने की छत पर मार रहे थे और वो मार देते समय वह छत के नीचे से गिर गया और अवलंबित नीचे गिर गया और वह मर जाने की वजह से उसकी चिल्लाहट एकाएक बंद हो गई। यानी वो मर गया और उसकी जो आवाज़ थी वह अचानक बंद थी। इस मृत्यु से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर से थाने की तरफ निगाहें फेरते ही डर जाता। इस बीच गर्मियों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी। यानी इस समय में जो गर्मी की छुट्टी थी वह भी समाप्त होने वाली थी। मैं तरवा से वापस अपने गांव चला गया और मेरी मुर्दहिया एक बार फिर से मेरे पास आ गई। जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया उस समय बस्ती के लोग निज़ामाबाद के उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए थाने की तैयारी कर रहे थे। यानी यहाँ पर एक निज़ामाबाद नाम आया है। अभी ये निज़ामाबाद कौन सा है मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ हैदराबाद जाते समय एक निज़ामाबाद लगता है। शायद ये निज़ामाबाद है या वो दूसरा है, पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक निज़ामाबाद है। वो यहाँ पर मैं बहुत बार गया भी हूँ। तो जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया उस समय बस्ती के लोग निज़ामाबाद के उसी पुराने शीतला, यानी मेरे ख्याल से ये उत्तर तरवा, ये उत्तर लेकर के गांव तरफ का ही निज़ामाबाद होगा। ये तेलंगाना का निज़ामाबाद अलग होगा मेरे ख्याल से। जिस समय मैं ननिहाल से अपने गांव वापस आया उस समय बस्ती के लोग निज़ामाबाद के उसी पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक, यानी शीतला देवी की जो मंदिर था वह कहाँ पर था? निज़ामाबाद के पास था, याद रखिए, निज़ामाबाद में था मंदिर। वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। अब मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चितता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफ़ी अंधविश्वासी बना दिया था। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। यानी कितने 30-35 लोग गांव से शीतला देवी की यात्रा में गए थे, याद रखिए।
यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बांग सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। यानी वो घर से निकले तो मेरे ख्याल से यही निज़ामाबाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस निज़ामाबाद के ही नज़दीक आज भी बहुत सारी देवियाँ है, देवियों के मंदिर है। तो वह दूर की यात्रा थी, तो इसीलिए लेखक जो है सुबह मुर्गे ने बांग दी। मुर्गा जो है 3:30 सुबह 3:30 या 4 बजे बांग देता है, यानी ऐसे एक आवाज़ लगाता है कुकरुक को बोल के, और लोग जागने लगते हैं। उस समय वह घर से निकले। हमारे इस झुंड में सोमरिया भी शामिल थी। यानी लेखक के झुंड में कौन शामिल थी? सोमरिया। सोमरिया कौन है? जिसके पति की कलकत्ता से चिट्ठी आई थी, और उस चिट्ठी में उसके पति ने लिखा था कि लिखता हूँ खत खून से, स्याही मत समझना, जीता हूँ तेरी याद में, मरा मत समझना, ऐसा कुछ लिखा था। और वो डर गई थी, वो जो अपनी हुक्की तथा चिलम को साथ ले जाना नहीं भूल जाती थी। वह कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ा कर हमारे कारवां से कहती कि सभी कहीं रुक जाए, ताकि वह आग जलाकर हुक्की से तंबाकू पी सके। उसकी यह मांग अमान्य कर दी जाती थी। यानी वह कहती थी सोमरिया कि रुक जाओ कहीं पर, क्योंकि रुक जाए तो वह आग जला कर वो तंबाकू जो है चिलम में भरा हुआ वो जलाए कर थोड़ा सा पी सकेगी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सोमरिया गांव वापस वापस आने पर अपनी अपनी चिर परिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की तरह जगत पर खड़ी होकर गालिया की बौछार न करने लगे। घंटों की थकान यात्रा में करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवां गंभीर बन नामक, यानी कहाँ पर, गंभीर बन नामक गांव के विथाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर सभी मोहित हो गए थे। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े खड़े नजर आते। यानी कहाँ पर? गंभीर बन नामक गांव में वो रुके, और वहाँ पर एक तालाब था, और उस तालाब में जो बगुले थे वह बगुले एक पैर पर खड़े हुए नजर आए। यह ताल कमल के फूलों के लिए लिए भी मशहूर था। यानी वहाँ पर उस तालाब में क्या था? तो कमल के फूल थे। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल नाल फैली हुई थी, तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उड़ती अनेक पक्षियों की घुली मिली आवाज़ें हमारे लिए एक न समझने योग्य भाषा की तरफ इशारा कर रही थी। यानी पक्षियों की आवाज़। हम वही 1 घंटे तक विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सामने लगी, तथा सोमरिया की हुक्की से ऊपर हुक्की के ऊपर चिलम में आग धधक उठी। इस पड़ाव में यह भी खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं, बल्कि हुक्की चिलम के काम आ रही थी। यानी आग जो लगाई थी वह भोजन बनाने में काम तो आती थी, लेकिन जो हुक्का जलाने में भी काम आई। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पर पहुंच गए। वहां रात भर का पड़ाव था। यानी शीतला देवी के मंदिर पर रात भर रुके थे, क्योंकि पूजा दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे। यानी वह पूजा किस दिन कर रहे थे? तो मंगलवार के दिन कर रहे थे, याद रखिए। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही, यानी सूर्योदय यानी सूर्य निकल आते ही शीतला देवी की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक सेर गेहूं आटा इंतज़ाम करके साथ ले गए थे। यानी कितने से? एक सेर गेहूं का आटा जो है बड़ी मुश्किल से उसने उन्होंने इकट्ठा किया और ले गए थे, जिससे सोहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। यानी शीतला देवी को क्या चढ़ाना था? गेहूं के आटे का सोहारी हलवा, यानी सोहारी हलवा पकाकर शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सुअर के छोने की बलि भी देनी, यानी छोने यानी सुअर का छोना, यानी सुअर का छोटा सा बच्चा बलि भी देनी थी। मेरी माँ सोहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी थी, तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वाले के साथ छोना ढूंढने निकल पड़े थे। वहां मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सुअर पालने वाले सैकड़ों छेनों को जाल में लपेट कर बेच रहे थे। उस समय 2-3 किलो के छोने छोने 3 से 5 रुपए में मिल जाते। यानी उस समय में 2-3 किलो का जो छोना है, सुअर का बच्चा है, वह 5 रुपए में मिल जाता था।
शीघ्र ही हम छोने को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छोनों की बलि बलि के साथ साथ वेश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। यानी वो सुअर की बलि के साथ साथ देवी शीतला देवी के सामने वो सुअर के बच्चे की बलि तो दी जाती थी, उसके साथ साथ वेश्याओं का नाच भी देवी के सामने करवाया जाता था। मंदिर के पुजारी ही छोने का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहाँ नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहा करता था। मेरे गांव वाले इन्हें मेघा घूमनी, यानी जो वेश्याएं होती थी, उस वेश्याओं के झुंड को लेकर के गांव वाले क्या कहते हैं, मेला घूमनी कहते थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है मेला घूमनी यानी वेश्याओं को कहाँ गया है, कहाँ करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए एक मेगा घूमनी 2 रुपये में ढूंढ लाए। यानी लेखक के पिता ने जो मेला घूमनी है, मेला घूमनी को 2 रुपये में नाच करने के लिए लेकर आए थे। इन मेगा घूमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रहता था। यानी तबलजी यानी तबला बजाने वाला। और नृत्य के समय मेगा घूमनी के शोर में शोर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। इसी बीच बलि का छोना भी सिर विहीन हो जाता था। सिर विहीन यानी सिर काट दिया जाता था। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घूमने के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ का सोहारी हलवा वाला प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपटा मारा और मेरे हाथ से सोहारी हलवा दूर जा गिरा। यानी एक चील आया, उतने में वह हलवा खा रहे थे, तब भी एक चील आया और एक झपटा मारा, और तब वह लेखक के हाथ का जो ये था हलवा था वह गिर पड़ा और वह जो प्लेट थी वह दूर गिर पड़ी तथा देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। यानी वह उसकी चोट से जो है लेखक के हाथ पर खून निकल गया। चील की चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छोनों की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहाँ हजारों की चील कौवे आसमान में निरंतर उड़ान भरते थे। मेरे पिताजी कुछ ताज़ा गोबर ढूंढ कर लाए। यानी वह लेखक के पिताजी ने ताज़ा गोबर ढूंढ कर लाया और उस जख्म पर लगाया। मेरे घायल हाथ पर थोपा दिया। वे कहने लगे कि इसी में ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन की ही शेष रह गई। यानी अब छुट्टियां जो है 2-4 दिन में ही रही है और 2-4 दिन के बाद स्कूल प्रारंभ होने वाला है। आसमान में हैरत अंगेज नज़ारा उभरने लगा। लगातार 2 साल के सूखे के बाद बादल गरजने लगे। यानी 2 साल बारिश नहीं हुई थी और 2 साल के बाद आकाश में बादल मंडराने लगे और बारिश आने की संभावना बनने लगी थी, बादल गरजने लगे थे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे थे। यानी अब वर्षा आ जाएगी, बारिश आ जाएगी और हमें अनाज मिलेगा, इस खुशी से लोग नृत्य कर लगे थे। पहली बारिश के साथ ही गांव वाले आपस में चंदा करके एक सूअर खरीद लाए। यानी पहली बारिश हुई और पहली बारिश होने के बाद गांव वालों ने सबसे चंदा इकट्ठा किया और एक सूअर खरीद कर लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। यानी वह सूअर खरीदा गया चंदा मांगकर और जो चमरिया माही थी उसका बलि देकर स्वागत किया गया बारिश का। इसी बीच मुर्दैया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष्य दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष्य देखते ही हाथ जोड़कर इन्नर भगवान की जय जयकार करने लगे। यानी जो इंद्रधनुष्य दिखने लगा और इंद्रधनुष को देखकर गांव वालों ने हाथ जोड़कर इन्नर यानी इंद्र भगवान को नमस्कार करने लगे थे। वे कहते थे कि अब इन्नर भगवान खुश हो गए। या इन्नर यानी इंद्रदेव इन्नर यानी इंद्रदेव, याद रखिए। वह कहते थे कि अब इंद्रदेव जो है खुश हो गए, इसलिए वो जो इंद्रधनुष्य दिखाई दिया हो गए, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं। ये देखो, पुरानी जो परंपरा थी, अंधविश्वास था, शिक्षा नहीं थी। जब भी इंद्रधनुष्य ऐसा इस प्रकार बनता है, इंद्रधनुष्य जैसे इंद्रधनुष्य ये बनता है, मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाता हूँ।
ये ऐसा इंद्रधनुष बनता है, इसमें ऐसे 7 रेखाएँ होती है और ये ऐसी गोलाकार कमान की तरह होता है, जिस प्रकार धनुष्य होता है उसी प्रकार रहता है। और वो लोग क्या कहते हैं, ऐसे इंद्रधनुष आकार आकाश में दिखाई दिया, तो गाँव वाले लोग क्या कहते थे कि इंद्र के लोक में जो है देवताओं की सभा सभा का आयोजन किया गया और सभा बुलाई गई और सब लोग जो है ऐसी स्थिति में बैठे हैं, इसलिए हमें इंद्रधनुष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसका वैज्ञानिक कारण कोई और है। ये पहले अंधविश्वास था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, तो इसलिए ये लोग ये सब कुछ करते थे। इनर भगवान की जय जयकार करने लगे, कहते थे कि इनर भगवान खुश हो गए इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए, यानी इंद्र धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्र धनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा की इस आज के बीच 1 जुलाई 1959 के आगमन मेरी चिंता को धधकता दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था, यानी 1 जुलाई में यानी लेखक का भविष्य तय होने था, क्योंकि वहाँ से जो है स्कूल प्रारंभ होने वाला था और 1 जुलाई के बाद लेखक को स्कूल भेजा जाए या न भेजा जाए यह तय होने वाला था। 1 जुलाई 1959 के आगमन यानी आने वाला था और आते ही मेरी चिंता को धधकता गया, यानी चिंता बढ़ गई। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नग्गल चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई में बहाने कामचोर करने बनना चाहता हूँ। यानी वह नग्गल चाचा तथा घर के अन्य सदस्य कहने लगे कि पढ़ाई के नाम पर यह कामचोर बनना चाहता है, काम करने में इसको आलस आता है, काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो पढ़ाई के नाम पर स्कूल में जाकर बैठता है। बड़ी मुश्किल से दादी की जीत पर मुझे 4 आना मिला, यानी बड़ी मुश्किल पर दादी के कहने पर जो है दादी ने जीत पकड़ी कि इसको पढ़ना चाहिए। तो कितने पैसे मिले थे? 4 आना मिले थे। जो छठी कक्षा में नाम लिखने की फीस थी, यानी 4 आना जब छठी कक्षा में नाम लिखने की फीस थी, कितनी? 4 आना थी, याद रखिए। इस बात इस बात की गारंटी थी कि आप छठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया, यानी एक बार ऐसा जाता है, समझो एक बार छठी कक्षा में गए तो 10वीं कक्षा तक पढ़ाई रुक नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ तक 10वीं ही अंतिम बड़ी डिग्री मानी जाती है, तो वहाँ तक वो रुकेंगे नहीं, ऐसा एक तय हो गया था कि आप 10वीं तक पढ़ाई हो सकती है। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया था। छठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतकारी सिद्ध हुआ, यानी वो युगांतकारी यानी कि युग के जैसा सिद्ध हुआ कि छठी कक्षा में उनका दाखिला हुआ। क्योंकि यही से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, यानी लेखक को छठी कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान मिलने लगा था, इससे पहले नहीं, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में एक किसी अन्य ग्रह का मानव बना दिया, यानी अंग्रेजी ज्ञान के कारण लेखक को आगे चलकर बहुत बड़ा मान सम्मान मिलने लगता। छठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुताफिर लाल, यानी छठी कक्षा में लेखक को अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर का नाम क्या था? मुताफिर लाल था, याद रखिए। किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगर संडी गांव के रहने वाले थे जहाँ के बाबू परशुराम सिंह थे, यानी परशुराम सिंह के गांव के ही थे। कौन? मुताफिर बापू। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे, यानी अलग थे। अत्यंत मेहनती और अनुशासन यानी अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह के पागलपन में बदल गया। मुंशी जी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता, यानी जो भी अंग्रेजी के मास्टर पढ़ाते थे सिखाते थे, लेखक सब कुछ पढ़ लेते थे, रट लेते थे, मुखत्त करते थे। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे ज़बानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए, यानी लेखक सब कुछ मुखत्त करते, जो भी पाठ पढ़ाते थे उसको मुखत्त करते थे, तो वह मास्टर जो है उसके प्रशंसक बन गए, प्रशंसा करते थे। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों को मालिक बन गया, यानी वह स्वतंत्र वाक्य बनाने लगे। और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो यानी कभी किसी के सामने बोलते तो लोग चकाचौंध यानी चकित हो जाते, होकर मुझे घूरने लगते। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि
कहीं मैं पागल की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूँ। यानी वह दादी सोचती थी कि कभी कहीं हमारा लड़का पागल तो नहीं हो रहा है। वह अक्सर दोहराती रहती कि सुनने में तो आता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। ये आज भी वाक्य कहा जाता है भाई साहब, सुनिए। ये आज भी वाक्य ऐसा उच्चारण किया जाता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार लेखक की दादी कहती है, इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम दो ऐसे हरवाहे थे। यानी लेखक के बस्ती में दो ऐसे हरवाह थे जिसका नाम क्या था, बलराम और बदलू और बलराम, दो ऐसे हरवाहे यानी हल चलाने वाले, खेत में काम करने वाले, जो शाम के समय काम से वापस आने पर, एक मिनट, ये ऐसा ही हो रहा है। कहाँ गया? ये तो वहाँ का है, आगे ही है, कहाँ गई? ये तो हो गया। कहाँ गया वो पन्ना? आए, नज़दीक आए हम, इसी पन्ने पर है। लेखक के आसपास रहने वाले, यानी लेखक की जाति के दो हरवाए थे, दो ये थे, हल चलाने वाले मजदूर थे। उसका नाम क्या था? बदलू और बलराम, ये दो थे। फिर से ऐसा हुआ। चलो यहाँ पर हम रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।